बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले मैं आशा करती हूँ कि आपने पहले पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा और उसका अभ्यास भी कर लिया होगा। अच्छा, आप सब आजकल कुछ खेल खेल रहे होंगे क्योंकि आप सब घर पे ही हैं ना। कैरम बोर्ड या फिर और कौन कौन से गेम्स हो सकती हैं? या पहले आप क्रिकेट खेलते थे और भी कई प्रकार के खेल खेलते थे, शायद साइकिल भी चलाते थे। तो एक बात बताइए, जब आपने साइकिल को पहली बार चलाया तो क्या आप उसे अच्छे से चला पाए या आपको थोड़ा डर लगा? शायद एक बार गिरे भी होंगे। इसी प्रकार जब पहली बार कैरम बोर्ड खेला होगा तो पहली बार तो अच्छे से नहीं खेल पाए होंगे, कुछ मुश्किल तो आई होगी। लेकिन बार बार खेलकर उसका अभ्यास करके आप उसमें दक्ष हो गए होंगे, निपुण हो गए होंगे, अच्छे से खेल पाते होंगे। कैरम बोर्ड मेरा भी फेवरेट है और अब तो मैं उसमें दूसरों को हरा भी लेती हूँ क्योंकि मैंने उसका बहुत अभ्यास किया। इसी तरह गणित भी ऐसा ही है, आप उसका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका डर कम होता जाएगा और आपको उसमें मजा आने लगेगा। बच्चे जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं ना तो वो उसके कई खेल भी बना लेते हैं, स्किट मारना या फिर कुछ अलग तरीके से चलाना। ऐसे ही जब गणित की समझ आ जाती है तो उसके भी कई खेल समझ आने लगते हैं। तो आपको गणित का अभ्यास अच्छे से करना है। तो चले फिर हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 जो कि है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो इसे समझने से पहले हमें कुछ और बातों को भी जानना होगा। तो हम शुरू करते हैं चर और अचर से। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा, इन्हें आप प्रयोग कर चुके हैं। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ चर हैं और कुछ अचर। आपको पहचानना है इनमें से कौन से चर और कौन से अचर। जैसे सबसे पहले है 5। 5 का मान क्या है? 5 का मान 5 ही है। क्या इसका मान किसी परिस्थिति में बदल सकता है? 5 तो 5 ही रहेगा, इसलिए यह है एक अचर। और चर क्या होते हैं? जैसे x, y, अल्फा, बीटा, किसी भी प्रकार का चिन्ह जिसका सही मान हमें या तो पता नहीं है या फिर परिस्थिति के हिसाब से वह बदल सकता है, इसलिए उन्हें चर कहा जाता है, जिसका मान बदल सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनकी गुना, भाग, जोड़ या घटा से क्या होता है। आपने ये पहले भी किया होगा। क्या आप बता सकते हैं 5 को x से गुना करने पर क्या आएगा? 5 को x से गुना करना क्यों पड़ेगा? मान लो कि एक पेन की कीमत है x रुपए, हमें उसकी सही कीमत पता नहीं है तो हमने मान लिया कि उसकी कीमत है x रुपए। तो 2 पेन की कितनी होगी? 2x और 3 की 3x। इसी प्रकार से 5 पेनों की कीमत होगी 5x और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि 5 बटा x का क्या मतलब है। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 5 गुना x की घात -1। जब x बटा में होता है तो उसे हम समझते हैं कि उसकी घात है -1। इसी प्रकार किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका क्या अर्थ होता है? जैसे x की घात 0, आप जानते हैं कि इसका अर्थ होता है 1। 2 की घात 0, वह भी 1। 100 की घात 0, वह भी 1। किसी भी संख्या की घात 0 बराबर 1 ही होता है। अब हमने देखा वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 5 की घात 1/2। इसी प्रकार यदि हम लिखें घनमूल 5 तो उसका अर्थ होगा 5 की घात 1/3। तो वर्गमूल x का अर्थ क्या होगा? वर्गमूल x का अर्थ होगा x की घात 1/2। यदि हमने पाया x गुना x, इसका क्या अर्थ हुआ? इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2। यदि हमने कहीं पाया x गुना x तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात 3। और x की घात 1 का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है x, यानी x को एक ही बार गुना करना है, यानी x। यदि आप इन सभी चीजों को समझते हैं तो फिर हम आगे चल सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं यदि इन चरों व अचरों को आपस में गुना, भाग, जोड़ या घटा किया जाए तो क्या होता है। जैसे हमने 3 को गुना किया x से
तो वो बन गया 3x। माइनस 5x, y, z, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है -5x, y और z सभी से गुना हो रहा है। इसी प्रकार से -2a या -2z, -2z से गुना हो रहा है। आइए हम देखते हैं कुछ भाग के उदाहरण। 5/y यानी 5 को y से भाग किया जाए। इसी प्रकार से -3/xyz और -2/x। अब हम देखते हैं जब इन्हें आपस में जोड़ा जाता है तब क्या होता है। जैसे -3 + 2 या फिर 2 + xy या फिर 3x² + x। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि इन व्यंजकों में कितने पद हैं? पदों की संख्या का ज्ञान हमें कैसे होता है? उसके लिए हमें बीच में जोड़ और घटा के चिन्ह को देखना होता है। एक पद दूसरे पद से जोड़ या घटा के चिन्ह द्वारा ही अलग किया जाता है। यदि वहां बीच में गुना का चिन्ह है या फिर कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसे 5x × y या 5xy, ये एक ही पद कहलाएगा। किंतु -3 + x, यहाँ बीच में जमा का चिन्ह है, इस प्रकार इसमें दो पद हुए, -3 और x। आइए एक और उदाहरण देखें। 2x² - 5xy = 3। क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने पद हैं? एक जमा का चिन्ह है और एक घटा का, इसने कुल 3 पद बना दिए। 12xz = 3y - 3, इसमें कितने पद होंगे? ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 3 पद हैं। 17xy² - 3y³, इसमें कितने पद हैं? इसमें भी 2 पद हैं। 5x² × x, क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने पद हैं? अगर किसी को 2 लग रहे हैं तो वह गलत है। 5x² को x से गुना करके 5x³ लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार से यह एक ही पद है। आपको ये याद रहे कि जोड़ और घटा के चिन्ह ही एक पद को दूसरे से अलग करते हैं। 2xyz भाग x यानी 2xyz/x। यहाँ पर भी x से कट जाएगा और उत्तर होगा 2yz, तो यह भी एक ही पद है। तो समझ गए आप? आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। पहले एक पद वाले बहुपद को, जैसे 7 3x 2xy²। आइए अब कुछ व्यंजक देखें जिसमें 2 पद हैं, जिन्हें हम द्विपदी भी कह सकते हैं। 3 + x 2xy - 3। तो आइए अब हम कुछ त्रिपदी व्यंजक देखते हैं। 2 + x + y 4yz + x + 3। तो ये सब व्यंजक थे, कुछ एकपदी, कुछ द्विपदी और कुछ त्रिपदी। कोई भी व्यंजक बहुपद कब बन जाता है? बहुपद होने की शर्त क्या है? बहुपद होने की शर्त है कि किसी भी व्यंजक में जिन चरों का प्रयोग किया गया है उनकी घात कोई ना कोई पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का अर्थ है 0 या फिर कोई भी धनात्मक संख्या। आप पूर्ण संख्याओं को पहचानते हैं, तो आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। x³ - 3x² = 2x - 2। हमें यहाँ चरों की घात देखनी है। तो पहला पद है x³। आप देखिए x की घात कितनी है? x की घात है 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार -3x² में x की घात है 2, यह भी एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 2x, x की घात है 1, यह भी एक पूर्ण संख्या है। अब है -2, तो -2 में क्या कोई चर है? उसकी कुछ घात है। -2 के साथ यहाँ कोई चर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ x की घात 0 है, क्योंकि x की घात 0 = 1, -2 × 1 करने पर भी -2 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ पर चर की घात 0 है और 0 भी एक पूर्ण संख्या है।
तो हमने देखा कि सभी पदों में चर की घात एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से यह व्यंजक एक बहुपद है। तो आइए कुछ और उदाहरण देखें और देखकर जानें कि वे बहुपद हैं या नहीं। पहला है 3y की 4 जमा 5y क्यूब जमा 3y माइनस 2/3। तो यहाँ 3y की घात है 4 और दूसरे पद में y की घात है 3, अगले में है y की 1 और अगले में y नहीं है, इसका मतलब y की घात है 0। तो इस प्रकार से यह एक बहुपद है। 2x की 5 माइनस 3x की 4 माइनस 2x जमा 5। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी सभी चरों की घात एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद है। x² माइनस 2x जमा 1/x। यहाँ पहले पद में x की घात है 2, दूसरे में 1 और तीसरा पद है 1/x, यानी x की घात है -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह व्यंजक एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से y³ माइनस 1/y² माइनस y, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीच के पद को देखिए, वहां y² बटा में है, यानी वहां y की घात है -2, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। 3 वर्गमूल x जमा 2x जमा 3। हमने शुरू में बात की थी, वर्गमूल x का मतलब है x की घात 1/2। तो यहाँ x की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से यह पूरा व्यंजक बहुपद नहीं है। 3y² जमा वर्गमूल 3y माइनस 7। क्या यह एक बहुपद है? पहले पद में y की घात है 2, दूसरे में y और तीसरे में y की घात है 0, तो यह एक बहुपद है। ऐसे उदाहरणों में बच्चे वर्गमूल 3 को देखकर डर जाते हैं। वर्गमूल 3 एक अचर है, चर नहीं है। हमने घात केवल चर की देखनी है। वर्गमूल 3 हो सकता है, तो ये भी एक बहुपद है। एक और उदाहरण देखिए, वर्गमूल 2x माइनस वर्गमूल 3x² माइनस वर्गमूल 5x³। इसमें बहुत बार वर्गमूल आया है, किंतु एक बार भी किसी चर पर नहीं आया। पहले पद में चर की घात है 1, दूसरे में उसकी घात है 2 और तीसरे में है 3, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार से यह भी एक बहुपद है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो आगे चलें। आइए एक और महत्वपूर्ण बात पर नजर डालें, वह है इनके गुणांक। किसी भी बहुपद में किसी भी पद में जो चर है उसके साथ जो भी कुछ आया वह उसका गुणांक होगा। जैसे देखिए ये उदाहरण, 8x³ माइनस 4x² जमा 2x माइनस 5। मान लीजिए हमें x³ का गुणांक जानना है, तो x³ पहले पद को देखिए 8x³, वहां x³ के अलावा जो कुछ भी है वह उसका गुणांक है। 8x³ में x³ के अलावा 8 बचता है, तो x³ का गुणांक होगा 8। इसी प्रकार अगले पद में y का गुणांक जानना है, तो y के अलावा उस पद में है -4x²। माइनस को भी याद रखना है, तो उसका गुणांक होगा -4x²। तो क्या इसी पद में आप x² का गुणांक जान सकते हैं? x² को छोड़कर बाकी जो भी रह गया, मतलब -4y, तो x² का गुणांक होगा -4y। अगले पद में x का गुणांक बताइए। यहाँ होगा x का गुणांक जमा का 2 या केवल 2। और आखिरी पद को देखिए, यह एक अचर है। हम कह सकते हैं कि ये x की घात 0 का गुणांक है, तो x की घात 0 का गुणांक क्या होगा? -5। बिल्कुल सही। आइए अब हम जानते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी एक बहुपद में जो भी चर हैं, उनकी जो सबसे बड़ी घात है उसे ही बहुपद की घात माना जाता है। तो बहुपद की घात जानने के लिए हमें उसमें आए प्रत्येक चर की घात जाननी होगी, प्रत्येक पद की घात जाननी होगी। पहले हम बात करते हैं
ऐसे बहुपदों की जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग हुआ है। पिछले उदाहरण में आपने देखा कि बहुपद में दो चरों का प्रयोग हुआ था, x भी और y भी। ऐसे बहुपदों को हम द्विचरी कहते हैं। किंतु पहले हम एक चरी बहुपद की बात करेंगे। एक चरी बहुपद की घात के बारे में जानते हैं। तो आइए एक उदाहरण लें। जैसे 2x जमा 3, इसमें केवल x का प्रयोग हुआ है, तो ये एक चरी बहुपद है। यहाँ x की घात कितनी है? पहले पद में x की घात है 1 और दूसरे पद में x की घात है 0। तो बड़ी घात हुई 1। इस प्रकार से इस बहुपद की घात है 1। आइए दूसरा उदाहरण देखें। 3y की 4 माइनस 2y की 3 माइनस 4y जमा 2। यहाँ पहले पद की घात है 4, दूसरे पद की घात है 3, तीसरे की है 1 और चौथे की है 0। तो सबसे बड़ी घात है 4। इस प्रकार से पूरे बहुपद की घात हुई 4। आइए अब दो चरी बहुपद का उदाहरण लें। 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर जमा 2xy माइनस 4y। आइए सभी पदों को अलग अलग से देखें। पहले पद की घात है 3, x की घात है 3। दूसरे पद में x व y दोनों का प्रयोग हुआ है, तो दोनों की घातों को जोड़ दिया जाएगा। x की घात 2 और y की घात 2, अर्थात इस पद की घात हुई 4। तीसरे पद की घात हुई 2, x की घात 1 व y की घात 1, दोनों को जोड़ने पर आया 2। और आखिरी पद की घात हुई 1। तो यहाँ सबसे बड़ी घात है 4। इस प्रकार से पूरे बहुपद की घात हुई 4। आइए एक और उदाहरण लें। 2xy की 4 जमा 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर जमा 2xy जमा 3। इसे देखकर डर तो नहीं रहे? उतना ही आसान है। देखिए पहला पद, x की घात 1 और y की घात 4, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 5। तो इस पद की घात है 5। इसी प्रकार से दूसरे पद में x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, तीनों की घातों को जोड़ने पर प्राप्त होता है 6। तो इस पद की घात है 6। 2xy, यहाँ घात होगी 2 और आखिरी पद की घात होगी 0। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी घात है 6। तो पूरे बहुपद की घात होगी 6। किसी बहुपद की घात के आधार पर उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। किसी बहुपद की घात 1 होने पर हम उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। किसी बहुपद की घात 2 होने पर हम उसे कहते हैं द्विघाती और उसकी घात 3 होने पर उसे हम कहते हैं त्रिघाती। आइए कुछ उदाहरण देखें। रैखिक बहुपद जैसे 3x जमा 5। द्विघाती बहुपद जैसे x स्क्वायर माइनस 4x जमा 2। त्रिघाती 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर जमा 2x माइनस 5। क्या किसी बहुपद की घात 0 हो सकती है? जी हाँ, जैसे 5 एक अचर है, किंतु इसकी घात 0 है। 5 गुना x की घात 0। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार सभी अचर संख्याओं को हम 0 घात वाला बहुपद कहते हैं। तो 0 की घात क्या होगी? यदि हम सोचकर देखें, 0 के साथ यानी मैं x लिख दूं, 0 गुना x, तो वह x भी 0 ही बन जाएगा। और यदि मैं 0 गुना x की घात 5 लिख दूं या 10 या 25, कितनी भी घात लिख दूं, वो 0 से गुना होकर उत्तर 0 ही बनाएगी। तो इसलिए 0 की घात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वे कुछ भी हो सकती है। इसलिए हम उसे बोलते हैं ND यानी नॉट डिफाइंड, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 0 बहुपद क्या होता है? जो 0 है उसे हम 0 बहुपद भी कह देते हैं। 0 बहुपद होना और बहुपद के 0, इन दोनों चीजों में फर्क है। आइए अब हम जानते हैं बहुपद के 0 क्या होते हैं। मान लीजिए एक बहुपद है px जो कि है 3x माइनस 6। यदि हम x का मान 1 भर दें तो उत्तर क्या होगा?
3 गुना 1 माइनस 6। इसे हल करने पर हम पाएंगे उत्तर -3 आता है, यानी x का मान 1 भरने पर उत्तर -3 आता है। अब यदि हम x का मान 2 भर दें तो ये होगा 3 गुना 2 यानी 6 माइनस 6। 6 माइनस 6 बराबर है 0। तो हमने पाया कि x का मान 1 भरने पर उत्तर आया -3, किंतु 2 भरने पर उत्तर आया 0। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार किसी चर x का वह मान जो किसी बहुपद px को 0 बना दे, वह उस बहुपद का 0 होगा। तो आप बता सकते हैं ऊपर के उदाहरण में इस बहुपद का 0 क्या था, 1 या फिर 2? हमने देखा कि इसका 0 था x बराबर है 2, क्योंकि x का मान 2 भरने पर बहुपद का मान 0 हो गया। तो गुणनखंड प्रमेय को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि px एक बहुपद है और यदि pa बराबर है 0, यानी x का मान a भरने पर बहुपद 0 हो जाता है, तो a इस बहुपद का 0 होगा। आइए एक और उदाहरण देखें। x² जमा 5x जमा 6। यहाँ x का मान 1 भरने पर हम पाते हैं कि उत्तर आ जाता है 12। 1 का स्क्वायर जमा 5 गुना 1 जमा 6, तो उत्तर हुआ 12। इसी प्रकार से x का मान -2 भरने पर, यानी -2 का स्क्वायर जमा 5 गुना -2 जमा 6, ये हो जाता है 4 माइनस 10 जमा 6, यानी 10 माइनस 10 बराबर 0। तो -2 भरने पर इसका उत्तर 0 आ गया। इस प्रकार हमने जाना कि इस बहुपद का 0 है -2। तो 0 ज्ञात कैसे करें? क्या यूं ही अलग अलग मान भरकर देखना होगा, या इसको ज्ञात करने का कोई और आसान तरीका भी है? ये आपने पिछली कक्षाओं में किया है। आपको याद होगा कि किसी भी बहुपद का जो बीच का पद होता है उसे कुछ इस प्रकार से विभाजित किया जाता था, जिसकी गुना आ जाए तीसरा पद और जिसका जोड़ हो दूसरा पद। इस प्रकार से बीच के पद को 2 हिस्सों में बांटकर हम उसके गुणनखंड ज्ञात करते थे। आइए एक उदाहरण देखें। x² माइनस x माइनस 6। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम -x को -3x जमा 2x में तोड़ सकते हैं। x² माइनस 3x जमा 2x माइनस 6। x को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे तो बीच में बचेगा x माइनस 3। इसी प्रकार से जमा 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। x माइनस 3 को बाहर निकालने पर अगली ब्रैकेट में बचता है x जमा 2। तो हमने देखा इस बहुपद के 2 गुणनखंड हुए, x माइनस 3 और x जमा 2। यदि x माइनस 3 को 0 माना जाए तो x का मान होगा 3, और x जमा 2 को 0 माना जाए तो x का मान होगा -2। यदि हम इन मानों को बहुपद में भर के देखें तो हम पाएंगे कि बहुपद का मान 0 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही उसके गुणनखंड हैं, ये दोनों ही उसके 0 हैं। करके देखिए। 3 भरने पर 3² माइनस 3 माइनस 6, यानी 9 माइनस 9 बराबर 0। इसी प्रकार से -2 भरने पर -2 का स्क्वायर -2 माइनस 6, यानी 4 जमा 2 माइनस 6, यानी 6 माइनस 6 बराबर 0। तो ये दोनों ही इस बहुपद के 0 हैं। यहाँ एक बात और जानने योग्य है, जितनी भी किसी बहुपद की घात होगी उसके 0 भी उतने ही होंगे। किसी बहुपद की घात 2 है तो उसके 0 भी 2 होंगे। किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके 0 भी 3 होंगे। आइए अब जानें शेष प्रमेय के बारे में। ये मेरी फेवरेट है। अब भाग करना तो आप सभी जानते हैं, तो इसे हम पहले संख्याओं की मदद से करते हैं। 19 को 5 से भाग किया तो उत्तर क्या होगा? 5 दिए 15 और शेष बचेगा 4। यदि इसे हमें 19 को वापस पाना हो तो हम लिखेंगे 19 बराबर 5 गुना 3 जमा 4। यहाँ हमने देखा कि शेष 4 बच गया, तो यानी 5 19 का गुणनखंड नहीं है।
आइए अब इसे हम बहुपद के साथ देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसे भाग करेंगे x माइनस 6 से। बहुपदों का विभाजन आपने किया है, आइए हम करके देखते हैं। x माइनस 6, पहले पद को x स्क्वायर बनाना है। x को x स्क्वायर बनाने के लिए इसे x से गुना करना होगा, तो हमारे भागफल का पहला पद होगा x। अब इस x को x माइनस 6 से गुना करके लिखेंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। चिन्ह बदलकर इसे घटाने पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 4x जमा 6x बराबर 2x। ऊपर से माइनस 12 उतारेंगे, अब यह बन गया 2x माइनस 12। अब पहले पद को 2x बनाने के लिए x को 2 से गुना करना होगा, तो हमारे भागफल का अगला पद हमें मिला जमा 2। x माइनस 6 को 2 से गुना करने पर 2x माइनस 12। चिन्ह बदलकर इसे घटाने पर 2x से 2x कट जाएगा और माइनस 12 से जमा 12, तो शेष बचा 0। इसे हम यूं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबरे x माइनस 6 गुना x जमा 2। तो यानी x माइनस 6 और x जमा 2 ये दोनों ही इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। यदि x माइनस 6 को शून्य मान लें तो x का मान होगा 6, और यदि x जमा 2 को शून्य मान लें तो x का मान होगा माइनस 2। आइए एक बार फिर से करके देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इस बार हम इसे x माइनस 1 से भाग देंगे। भाग देने पर हम पाएंगे कि भागफल तो आया x माइनस 3, किंतु शेषफल शून्य नहीं हुआ, शेष में बचा माइनस 15। तो x माइनस 1 गुना x माइनस 3 माइनस 15। अब यदि हम यह भी प्रयोग करके देखें कि x माइनस 1 को शून्य मान लें तो x का मान हुआ 1 को इस बहुपद में भर के देखते हैं। ये भरने पर हम पाएंगे कि उत्तर आता है माइनस 15, जो कि असल में इसका शेष भी है। इसी प्रकार से x माइनस 3 को शून्य मानने पर x का मान आता है 3, और x का मान 3 भरने पर भी हम यही पाएंगे कि उत्तर आता है माइनस 15, यानी शेष में माइनस 15 बच जाता है। इस चीज का प्रयोग हम बिना भाग किए किसी भी बहुपद का शेषफल जानने में भी कर सकते हैं। भाजक के मूल को या भाजक के शून्य को यदि भाजक बहुपद में भरें तो जो संख्या प्राप्त होती है वह असल में उसका शेषफल ही होता है। अन्य शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि किसी बहुपद fx में जिसकी घात 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, और जहां a एक वास्तविक संख्या है, यदि fa बराबर 0 तो x माइनस a fx का गुणनखंड होगा। यदि fa 0 के बराबर नहीं है तो fa का जो भी मान आएगा वह असल में बहुपद को x माइनस a से भाग करने पर मिलने वाला शेष होगा। आइए अब जानते हैं कुछ सर्वसम्मिकाओं के बारे में। इन्हें आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, जैसे x जमा y का स्क्वायर, इसका मान होता है x स्क्वायर जमा 2xy जमा y स्क्वायर। x माइनस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका उत्तर होगा x जमा y गुना x माइनस y। उसके बाद है x जमा a गुना x जमा b, ये होता है x स्क्वायर जमा a जमा b गुना x जमा ab। ये सर्वसम्मिकाएं तो आपने पिछली कक्षा में भी की हैं और इनका प्रयोग करके आपने अपनी कई गणनाओं को आसान बना लिया था। इस कक्षा में आप कुछ नई सर्वसम्मिकाएं भी करेंगे, आइए उनके बारे में जानें। तो पहली है x जमा y जमा z का होल स्क्वायर, जो कि होता है x स्क्वायर जमा y स्क्वायर जमा z स्क्वायर जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। इसके बाद है x जमा y का होल क्यूब, ये होता है x क्यूब जमा y क्यूब जमा 3xy गुना x जमा y।
उसके बाद है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और गुना x माइनस वाई। जहां जहां पहले जमा था सब जगह वहां माइनस आ जाएगा। और आखिरी है x क्यूब जमा वाई क्यूब जमा z क्यूब माइनस 3xyz बराबर x जमा y जमा z गुना x स्क्वायर जमा y स्क्वायर जमा z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इन सर्वसमीकाओं के लिए आपको इनका खूब अभ्यास करना होगा और इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवालों का हल करना होगा। तो आइए अब हम थोड़े प्रश्न उत्तर देखें। सबसे पहला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर जमा एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल माइनस है, तो इसका गुणांक होगा -1। अगला है रैखिक बहुपद की घात डैश होती है, तो डैश में क्या आएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक रैखिक बहुपद की घात 1 होती है और 2 घात होने पर हम उसे द्विघाती कहते हैं और 3 घात होने पर हम उसे त्रिघाती कहते हैं। 95 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसे हल करने के लिए आप किस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे? 95 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये इसका रूप किससे मिल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे x जमा वाई गुना x माइनस वाई। x की 4 जमा 3x स्क्वायर जमा 4, इस बहुपद की घात कितनी है? आपको याद होगा कि बहुपद की घात जानने के लिए हम उसके सभी पदों में सबसे बड़ी घात ढूंढते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी घात है 4, तो इस बहुपद की घात 4 होगी। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।